विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। रामधन गबन पर विपक्ष का बवाल। किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी राम विरोधी। यूपी विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित किया। योगी सरकार आज पेश करेगी अनुपूरक बजट। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा में बदलाव की हो रही तैयारी। जहां कामिल फाजिल डिग्री की वैधता होगी अब खत्म। कैबिनेट में प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला। संभल जामा मस्जिद विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर केस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है बड़ा फैसला। और तमिलनाडु के पूर्व सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन हुए गिरफ्तार। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन पर अभद्र टिप्पणी के बाद अरेस्ट किया गया। पुलिस और स्टालिन के समर्थकों में झड़प। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर 12 बजे की बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। अगले कुछ मिनटों में आपको दिखाएंगे देश और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर बड़ा अपडेट और हर अहम हलचल। राजनीति से लेकर विधानसभा तक, शिक्षा से लेकर आस्था तक, हर बड़ी खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। सबसे पहले बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां पर एनडीए संसदीय दल के मंगल मिलन कार्यक्रम पर देश की सियासी निगाहें टिकी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। उधर प्रदेश में आपको बता दें कि मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है, जिसको लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज है। और अब बात भी करेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर, जहां योगी सरकार ने विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हेलीकॉप्टर से शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आएंगे। सरकार ने इसका विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर लिया है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। इन 4 तस्वीरों पर समझिए किस तरह से आज पूरे दिन इन चारों खबरों के इर्द गिर्द हलचल देखने को मिल सकती है। जहां पहला मंगल मिशन कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर एक बड़ी बैठक हो रही है। एनडीए संसदीय दल के कई दिग्गज नेता वहां पर मौजूद है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब दूसरा अनुपूरक बजट, क्योंकि हर किसी की निगाहें टिकी हुई है उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही को लेकर कि कार्यवाही में क्या कुछ रहता है, विपक्ष कैसे हंगामा करता है और विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट कैसे पेश होता है। तीसरी तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड को लेकर दिखा बताएंगे, जहां पर मदरसा शिक्षा में एक बड़े बदलाव की तैयारी है। कालिम फाजिल को अब यहां पर समाप्त किया जा सकता है और भी कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, जहां वहां के छात्रों को सीधा सीबीएसई या फिर अलग अलग बोर्डों से जोड़ा जा सकता है, ताकि उनकी शिक्षा, उनका भविष्य यहां पर बेहतर बन सके। वहीं चौथी तस्वीर कांवड़ियों को लेकर, जहां 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है और कांवड़ियों को लेकर लगातार अलग अलग तरह के जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर से योगी सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है, जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। और वो फैसला ये कि 9 और 10 अगस्त की वो तारीख होगी जब योगी सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जाएगी और इस दौरान कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। क्योंकि निश्चित तौर पर कांवड़ियों को लेकर और इन 4 तस्वीरों को लेकर लगातार कई ऐसी अपडेट सामने आ रही है जिस पर पूरे दिन फोकस रहेगा, क्योंकि ये आज दोपहर 12 बजे की बड़ी खबरें हैं और इसको लेकर किस तरह की स्थिति, किस तरह का बदलाव देखने को मिलता है, उसको लेकर पल पल की अपडेट आप तक साझा करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि अब लगातार जो चीजें देखने को मिल पा रही है उसमें साफ देखने को मिल रहा है कि एनडीए संसदीय दल का जो मंगल मिशन है उसमें आने वाले समय के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है, कैसे रणनीति बनाई जा सकती है, कैसे चीजों को सुनिश्चित धरातल पर किया जा सकता है। क्योंकि सिर्फ अलग अलग राज्यों के चुनाव ही नहीं, बल्कि इस वक्त लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही भी चल रही है, जो कि फिलहाल दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो चुकी है। लेकिन आने वाले समय में शायद कुछ बदलाव यहां पर होगा। मंगल मिशन के माध्यम से आगे की रणनीति बनती हुई नजर आएगी। साथ ही अनुपूरक बजट आज पेश होना है, जिसको लेकर हर किसी की निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि दोपहर 12:20 का समय होगा जब यहां पर आपको बता दें कि अनुपूरक बजट सदन में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जो कुछ देर के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। अब कार्यवाही जैसे ही यहां पर वापस से शुरू होगी तो उस दौरान देखना बेहद महत्वपूर्ण कि विपक्ष क्या वापस से राम मंदिर का मुद्दा उठाता है या सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाती है और योगी सरकार को जो अनुपूरक बजट पेश करना है वो अनुपूरक बजट आज की तारीख में पेश हो पाएगा। हालांकि हंगामा होता रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है, जिसको लेकर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पर सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। कालिम फाजिल को अब खत्म करने की बात कही जा रही है, ताकि मदरसा में पढ़ने वाले जो छात्र या बच्चे हैं उनका भविष्य और बेहतर हो सके। इसके साथ ही कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से अब पुष्प वर्षा यहां पर की जाएगी।
और सीधा आपको राज्यसभा की कार्यवाही लिए चलते हैं, जहां कार्यवाही शुरू हो चुकी है और लगातार हंगामा बरप रहा है। Single member, there is a family of around 14% of the single member family, sir. For them also we are giving 35 kg. For 2-member beneficiary, around 19%, like that, 88% are less than 5 or less than 5, sir. So keeping in that, free legislative consultation is going on. Many of them they have given the feedback. Third supplementary, Dr. Kanila Patidar. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि प्रस्तावित संशोधन। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जहां योगी सरकार जल्द ही एक ऐसा फैसला लेने की तैयारी में है, अब उसका असर सीधे तौर पर प्रदेश के हजारों मदरसों और लाखों छात्रों पर पड़ सकता है। जहां कामिल और फाजिल जैसी जो डिग्रियां हैं उसकी वैधता को खत्म करने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। ये कदम सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद उठाया जा रहा है जिसमें कहा गया था कि मदरसा बोर्ड द्वारा उच्च स्तर की डिग्री देना कानून के अनुरूप नहीं है। आखिर क्या है ये बदलाव, किस पर पड़ेगा असर और सरकार की पूरी तैयारी क्या है? ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मदरसों में बड़े बदलाव की दस्तक। जो सुप्रीम कोर्ट ने पलटा था इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, उच्च स्तर की डिग्री देना कानून का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। योगी कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मदरसों में 12वीं तक की पढ़ाई वैध, और अब इसको लेकर योगी सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। कामिल फाजिल की जो डिग्री है उसकी वैधता को खत्म किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो टिप्पणी की गई थी उसके बाद योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि अब योगी सरकार की तरफ से जो यहाँ पर बड़ा फैसला लिया जा रहा है उसको लेकर कहा जा रहा है कि छात्रों के भविष्य के लिए बेहतर माना जाएगा, और ऐसे में अब आने वाले समय में जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा जिसको पारित कर दिया जाएगा गहनता से मंथन करने के बाद। अब सरकार जल्द ही एक ऐसा फैसला लेने की तैयारी में है जिसका असर सीधे तौर पर प्रदेश के हजारों मदरसों और लाखों छात्रों पर पड़ सकता है। कामिल और फाजिल जैसी डिग्रियों की वैधता खत्म करने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। यह कदम सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद उठाया जा रहा है जिसमें कहा गया था कि मदरसा बोर्ड द्वारा उच्च स्तर की डिग्री देना कानून के अनुरूप नहीं है। आखिर किस तरह से बदलाव होगा वो लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, और इसका असर कई छात्रों पर पड़ना है जो मदरसा में पढ़ते हैं, और इसके साथ ही सरकार की तरफ से पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। मदरसा शिक्षा का ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार है, नई शिक्षा नया मदरसा मॉडल है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि उच्च स्तर की डिग्री देना कानूनन तौर पर यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था मदरसा बोर्ड पर, सुप्रीम कैबिनेट फैसला, यूपी में मदरसा शिक्षा में बदलाव की तैयारी। क्या बदलने जा रही है मदरसों में अब शिक्षा व्यवस्था, ये सवाल लगातार उठ रहा है। जो मदरसों में अब पढ़ाई का पूरी तरह से ढांचा यहाँ पर बदल जाएगा, एक नया रूपरेखा तैयार की जाएगी। मदरसा शिक्षा का जो अब नया ब्लूप्रिंट है वो आ चुका है, और योगी सरकार उसको लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव रखेगी और उसको लेकर यहाँ पर तैयारी की जाएगी। उस प्रस्ताव को जब पारित कर दिया जाएगा तो आगे की रूपरेखा तैयार की जानी है। तो लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला अब आने वाले समय पर लिया जाना है। उसको लेकर बकायदा कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि मदरसा शिक्षा में कैसे बदलाव किया जा सकता है, और यूपी सरकार लगातार इस पर मंथन कर रही है। तमाम शिक्षाविदों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, और बातचीत के माध्यम से समझने का प्रयास कि आखिर किस तरह से बदलाव किया जा सकता है जिसका सीधा असर मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य पर पड़े और वो बेहतर और सकारात्मक रहे। क्योंकि कैबिनेट बैठक में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आमूल
आमूल बदलाव के लिए एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक प्रस्ताव लाने की तैयारी में योगी सरकार है। सरकार का मुख्य ध्यान मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाना, डिग्रियों को मुख्यधारा की शिक्षा से बराबर प्रासंगिक बनाना और उसमें पारदर्शिता लाने पर केंद्रित है। अब ऐसे में आपको बता दें कि नए प्रस्ताव के तहत उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन किया जा रहा है। इसके तहत मदरसा बोर्ड अब केवल आलिम और फाजिल यानी कि 12वीं स्तर तक ही शिक्षा और सर्टिफिकेट दे सकेगा, जहां मदरसों द्वारा दी जाने वाली उच्च स्तर की ग्रेजुएशन जो कामिल और फाजिल पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी डिग्रियों को बंद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी के नियमों का हवाला दिया गया था, जिसके तहत ये बड़ा फैसला है कि मदरसा बोर्ड द्वारा उच्च डिग्रियां दिया जाना नियमों के अनुकूल नहीं है। अब कामिल और फाजिल की विसंगतियों को दूर करने के लिए पूर्व में ये योजना भी तैयार की गई है कि इन उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों को राज्य के मुख्यधारा के विश्वविद्यालयों से संबंध कर दिया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया तो लगातार सुनवाई का सिलसिला देखने को मिल रहा था और उसके बाद योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है। साथ ही आपको बता दें कि इससे मदरसे के छात्रों को सामान्य डिग्री कॉलेज के छात्रों की तरह ही मान्यता प्राप्त डिग्रियां मिल सकेंगी, जिससे उनकी डिग्री हर जगह मान्य होगी और उन्हें नौकरियां और रोजगार के व्यापक अवसर भी मिलेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में भी बदलाव की तैयारी है। साथ ही सरकार के चल रहे सुधारों के तहत मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अब हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषयों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें जो निचले स्तर की कक्षा है यानी कि कक्षा 1 से 3 के लिए अब एनसीईआरटी मैंडेटरी की जा रही है और कक्षा 4 से 8 के लिए एससीईआरटी का आधिकारिक ऑफिशियल तौर पर जो पाठ्यक्रम है वो लागू करने का प्रस्ताव है, ताकि मदरसे के बच्चे भी बाकी बोर्ड्स के जो बच्चे हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। अब इसको लेकर पूरा ढांचा तैयार किया जा रहा है, जहां एक विशेष सरकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति, तबादलों और उनकी उपस्थिति के लिए पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने पर विचार चल रहा है। इसके अतिरिक्त आधुनिकीकरण योजना के तहत पढ़ा रहे जो टीचर्स हैं उनके मानदेय और समायोजन को लेकर भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो लगभग सभी तैयारी हो चुकी है और महज अब ये समझा जा रहा है कि बहुत जल्दी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जहां उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा में बदलाव बहुत जल्द हो सकता है और उसको लेकर एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि वो प्रस्ताव कैबिनेट बैठक तो बहुत दूर हो गई, लेकिन अभी जो मानसून सत्र चल रहा है उस दौरान भी इस प्रस्ताव को पटल पर रखा जा सकता है और जैसे ही ये प्रस्ताव पटल पर रखा जाएगा तो यहाँ पर हो हल्ला देखने को मिल पाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर सियासत खूब होती है और विपक्षी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर आरोप लगाया जाता है कि स्कूल, विद्या मंदिर या फिर गुरुकुल वहां पर कोई बदलाव नहीं किए जाते, लेकिन हमेशा सरकार को मदरसा ही क्यों याद आता है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात। बड़ी खबर, जहां बांकीपुर में हार के बाद नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। नीतीश कुमार से मिले हैं पीएम मोदी। संसद भवन में नीतीश कुमार से मुलाकात। नीतीश कुमार के साथ संजय झा भी मौजूद रहे। आपको बता दें ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी गई है और उसके पीछे की वजह यह है कि बांकीपुर विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हुए थे, जिसका रिजल्ट कल आया था, वहां पर जनसुराज पार्टी की जीत हुई है, पीके की जीत हुई है और प्रशांत किशोर जैसे ही जीते तो अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, जहां पर पूरी तरह से कार्यकर्ताओं का जोश हाई था, आतिशबाजी की जा रही थी। लेकिन बीजेपी के लिए विचार करने वाला समय हो जाता है। मंथन का सिलसिला बीजेपी खेमे में शुरू हो चुका है कि आखिर वो मुख्य वजह क्या रही जिसकी वजह से बांकीपुर सीट उनके हाथ से चले गई, क्योंकि लंबा समय हो चुका था। पिछले 3 बार के चुनाव में यहाँ पर से नितिन नवीन विधायक के तौर पर भूमिका निभा रहे थे और 15 सालों से जब यहाँ पर नितिन नवीन का कब्जा था तो निश्चित तौर पर बीजेपी का ये सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। लेकिन नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर अब अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए तो निश्चित तौर पर वहां से इस्तीफा देना था। उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद उपचुनाव हुआ। लेकिन बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को मैदान में उतारा उसकी तरफ से पुरजोर कोशिश की गई थी कि यहां पर किसी तरह से जीत हो सके और बीजेपी अपनी इस गढ़ को, अपनी सीट को बचा सके। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा बीजेपी के लिए कि बीजेपी यहां से चुनाव हार गई और ऐसे में लोगों की तरफ से अब बीजेपी को नकार दिया गया। इस तरह का जिक्र जनसुराज पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और प्रशांत किशोर का सीधे तौर पर यह भी कहना कि अब बीजेपी को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। जहां उन्होंने नीतीश कुमार को हटाकर अब मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को बनाया तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि सम्राट चौधरी की जगह किसी और को सीएम बनाए तो शायद बेहतर परिणाम बीजेपी के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों का सीधे तौर पर यह भी कहना है कि जो जेनजी है उनका मूड नहीं था यहां पर वापस से बीजेपी काबिज हो सके, तो शायद उसका भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर
जहां आपको बता दें नीतीश कुमार के साथ संजय झा भी मौजूद रहे। संसद भवन में दोनों दिग्गजों की मुलाकात हुई और ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है और ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर जो हार हुई है उसको लेकर भी मंथन होता हुआ नजर आया। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब और भी तेज हो चुकी है। आपको बता दें एसबीआई लॉकर का भौतिक सत्यापन अब एसआईटी की टीम करेगी। सोने चांदी के आभूषणों का वेरिफिकेशन होगा, जहां जमा वस्तुओं की वीडियोग्राफी भी अब की जाएगी। तो बड़ी खबर जहां आपको बताते चले कि एसबीआई लॉकर का भौतिक सत्यापन अब एसआईटी की टीम करेगी। सोने चांदी के आभूषण का अब सत्यापन होगा और इसके साथ ही अब एसआईटी की टीम लगातार यहां पर कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला है, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर अब जांच तेज हो चुकी है। एसआईटी की टीम अब एसबीआई लॉकर खंगालने का प्रयास करेगी और उसको लेकर भौतिक तौर पर यहां पर कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि एसआईटी की टीम जो लगातार कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ा रही है उसमें उम्मीद ये जताई जा रही है कि कई और नाम के ऐलान हो सकते हैं, जहां पर एसआईटी की टीम अब एक बार फिर से अयोध्या में मौजूद है और इस टीम के आने से ठीक पहले राम मंदिर ट्रस्ट और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा और एसबीआई लॉकर का भौतिक तौर पर जो सत्यापन है वो यहां पर किया जा रहा है। और इसके साथ ही नई एसआईटी की एंट्री ठीक पहले आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट के जो कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन और अन्य पदाधिकारी हैं वो देर रात से पिछले 3 दिनों से एसबीआई की अयोध्या शाखा का सघन दौरा करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ क्या कुछ लगा है उन तमाम चीजों को, साक्ष्यों को एसआईटी के समक्ष रखा जाएगा। एसआईटी गहनता से मंथन करेगी, उसके बाद कार्रवाई का सिलसिला होगा और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी जितने भी नाम सामने आए हैं, क्योंकि 8 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं और जो पुरानी एसआईटी की टीम थी उसमें अनिल मिश्रा को भी दोषी पाया गया था। हालांकि चंपत राय का नाम कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं था, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो नई एसआईटी का गठन हुआ है वो इस पूरे मामले की परतें एक बार फिर से धीरे धीरे खोलेगी और जब खंगालना शुरू करेगी तो उस दौरान चंपत राय से भी पूछताछ हो सकती है। फिलहाल एसआईटी की तरफ से जमा वस्तुओं की वीडियोग्राफी भी होगी, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। कानूनी तौर पर अभी कोई भी ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया लगातार जारी है। जब संपन्न हो जाएगी तब यहां पर बताया जाएगा किस तरह से खुलासा हो सकता है, लेकिन अभी कई नाम इसमें सामने आ सकते हैं, इस तरह की उम्मीद है, क्योंकि बैंक लॉकर में सुरक्षित रखे गए जो सोने चांदी की ईंटें, कीमती आभूषण और अन्य बहुमूल्य धातु हैं उनको बाहर निकालकर उनका भौतिक सत्यापन, इंस्पेक्शन किया जा रहा है और इसके साथ ही अब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का जिक्र भी किया जा रहा है, ताकि इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में, इस पूरे मामले में जो पारदर्शिता है वो बनी रहे। किसी भी तरह से लोगों को ये ना लगे कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी पारदर्शिता नहीं है या फिर इसमें किसी तरह का झूठ परोसा जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए लॉकर से निकली सभी कीमती वस्तुओं की बाकायदा फोटोग्राफी होगी और वीडियोग्राफी और विस्तृत लिस्टिंग यानी कि सूची पूरी तैयार यहां पर की जाएगी, ताकि एसआईटी के सामने ट्रस्ट के आधिकारिक लेजर रिकॉर्ड और वास्तविक जमा संपत्ति का सटीक मिलान पेश किया जा सके। तो एसआईटी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि नई एसआईटी का गठन होना चाहिए। जैसे ही नई एसआईटी का गठन हुआ तो नई एसआईटी की तरफ से पुरानी टीम से संपर्क साध के जो अब तक रिपोर्ट पेश की गई है उसके आधार पर कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ा रही है और लगातार अयोध्या में डेरा डाला हुआ है। प्रणवीर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या जानकारी? जो है एसबीआई लॉकर का भौतिक सत्यापन एसआईटी की टीम करेगी और बाकायदा वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भी होगी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के जो एसआईटी ने है जांच में एक बड़ा कदम उठाया है और साफ तौर पर जो लोगों के अंदर एक भ्रम है, जो आम जनमानस के अंदर एक भ्रम है, जो सनातन प्रेमियों के अंदर एक भ्रम है कि कहीं ना कहीं जो दान के आभूषण है उसमें चोरी किए गए हैं, उसमें किसी भी प्रकार से हेराफेरी की गई है, उसको लेकर के एसआईटी ने जांच विशेष एक गठित किया है और उसको निवारण के लिए चरणबद्ध तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उस लॉकर का भौतिक सत्यापन कराएगी, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित रखी गई है। इसमें सबसे पहले एसआईटी जो है मौजूदा जो लॉकर है उसको खोलेगी और खोलने के बाद जो सोने चांदी के आभूषण, अन्य कीमती वस्तुओं का जो मिलान है उसको रिकॉर्ड से मैच कराएगी, यानी कि जो दान पात्र में दिया गया है, जो सूची में लिखा गया है वो कहीं ना कहीं उनका लॉकर में क्या है और उसके बाद रजिस्टर में क्या है, दोनों का भौतिक सत्यापन होगा और उसके लिए प्रत्येक वस्तु का वीडियोग्राफी कराया जाएगा, यानी कि एविडेंस के साथ कोर्ट में प्रस्तुत कर सकें, आम लोगों को बता सकें किसी भी प्रकार से आपका कोई जो सोना है या चांदी है, मूर्ति है, किसी प्रकार से कोई गायब नहीं है। मंदिर के ट्रस्ट का जो
रिकॉर्ड है उसको लेकर के बैंक में वस्तुओं का मिलान कराएगी, ताकि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो, लोगों के अंदर जो भावना जागृत हुई है और या चोरी का मामला प्रकाश में है उसको दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि SIT जांच कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो जिस पहलू निश्चित तौर पर प्रणवीर, फिलहाल उम्मीद और संभावनाएं यही लगाई जा रही है कि शायद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं और कुछ और नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि अभी 8 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है। शायद ये कानूनी प्रक्रिया और बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में SIT की तरफ से 200 से ज्यादा लोगों को नोटिस चस्पा किया गया था, जहां पर ये माना जा रहा था कि उनसे पूछताछ भी करेगी, और उस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया? निश्चित तौर पे जो अयोध्या से सटे जिले हैं, जैसे वो बस्ती है, बाराबंकी है, सिद्धार्थनगर है, बहराइच है, गोंडा है, तमाम जगह पर जमीन का जो मुखबिर मिली थी कि मंदिर चोरी के तहत जो अवैध तरीके से संपत्ति कराई गई, खरीदी गई, यानी बेनामी संपत्ति कराई गई, खरीदी गई है, उन सब संपत्तियों का भी कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है, ब्यौरा तलब हो रहा है और उस पर SIT लगातार जांच कर रही है, जिसकी जांच के आधार पर ही आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और 200 से लेकर के वो जो नोटिस दी गई है उनकी संख्या 200 से अधिक है और लोगों को बारी बारी SIT जिसकी जरूरत समझ रही है। ठीक है, अब ऑफिशियल तौर पर किस तरह से स्टेटमेंट सामने आता है, SIT का ये कानूनी तौर पर कैसे कार्रवाई पड़ती है, उस पर हर किसी की नजर। बहरहाल आपने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रणवीर। इस बीच एक और बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी अब विरोध मार्च निकाल रही है। आपको बता दें कि E20 पेट्रोल पर आम आदमी पार्टी विरोध मार्च निकाल रही है, जहां PM आवास तक मार्च निकालेंगे अरविंद केजरीवाल। विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, जहां E20 ईंधन नीति को लेकर केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। तो PM आवास तक मार्च निकालने की तैयारी आम आदमी पार्टी की है। विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जाएगा, जहां पर अपनी नाराजगी दर्ज कराते हुए आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। E20 पेट्रोल पर आम आदमी पार्टी अब सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, जहां E20 पेट्रोल पर आम आदमी पार्टी का विरोध मार्च देखने को मिलेगा PM आवास तक, और इसके साथ ही केंद्र सरकार को घेरा जाएगा, क्योंकि E20 पेट्रोल को लेकर लगातार पिछले कुछ समय से लोगों की शिकायतें, उनकी नाराजगी देखने को मिल पा रही थी और आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको अब उठाया जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी के तमाम जो दिग्गज हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन, अपनी नाराजगी दर्ज कराएंगे और देश से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर कहना कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से विरोध दर्ज कराया जाएगा PM आवास तक और ये मार्च निकाला जाएगा, जहां विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। E20 ईंधन नीति को लेकर केंद्र पर आम आदमी पार्टी का यह हल्ला बोल देखने को मिल पाएगा। तो ये बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल अब सड़कों पर सामने आएगा।